दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रेडियो जिग्नेश पर। आज हम साइंस के क्लास थर्ड शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 क्लास आपके लिए अवेलेबल करवा दी है, जिसमें सेकेंड शिफ्ट के 20-20 क्वेश्चन की 2 क्लास है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बैटरी 10 वोल्ट की, जिसके प्रतिरोध R1 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम जो समांतर क्रम में जुड़े हैं दिया हुआ है। हमें परिपथ में प्रवाहित होने वाले प्रतिरोध और धारा का मान ज्ञात करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल का। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर प्रतिरोध। और हमें क्या ज्ञात करना है? धारा I। ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। तो समांतर प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरह ये क्रम चलता जाएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है? R1 दिया हुआ है। तो हम R समांतर प्रतिरोध बराबर R 1/R बराबर 1/2 R1 का मान ये यहाँ दिया हुआ देख लो, प्लस R2 का मान 1/3 प्लस R3 का मान 1/6। इस तरह हम इसका लसअ लेंगे। लसअ लेने पर इसका लसअ पाया है 6। कितना हुआ? 6। जब हम इसका 2 का भाग 6 में दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का भाग 6 में देंगे तो कितना जाएगा? 2 बार। प्लस 6 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 6 6/6 6/6 आएगा। तो 1/R का मान हमें कितना मिल गया? 1/1। और R का मान हमें कितना मिला? 1। कितना मिला? 1 ओम। तो R का मान 1 ओम कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन में। और थर्ड ऑप्शन में है। तो हमें धारा भी निकालनी पड़ेगी। तो हमें पास R का मान आ गया। क्या मिल गया हमें? R का मान मिल गया। कितना मिला? 1 ओम। अब हमें क्या निकालना है? धारा। धारा को हम कैसे लिखते हैं? I से। तो धारा का सूत्र क्या है? V बराबर IR। V बराबर IR। कितनी है? V बराबर IR। वोल्टेज कितना हमें दिया है? 10। I का मान क्या है? हमें निकालना है। इंटू R का मान कितना है? 1। जब हम इस R को बट्टे में लेके जाएंगे तो 1 का भाग 10 में कितनी बार गया? 10 बार। तो I का मान हमें कितना मिला? 10। कितना मिला? 10। ये क्वेश्चन मार्क का निशान है, ध्यान रखना। तो I का मान हमें कितना मिला? 10। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? फर्स्ट, जिसमें हमें प्रतिरोध का मान 1 और धारा का मान 10 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकेरियोटिक में निम्नलिखित में से एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन की प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। कौन करता है? केंद्रक। जो यूकेरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव को अलग करता है, कौन करता है? केंद्रक। जो कितनी झिल्ली द्वारा बनाता है? डबल झिल्ली, दोहरी झिल्ली से बना होता है। अब आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन इस टेक्नीशियन एलपी भर्ती में क्वेश्चन बने हैं। तो आप जब एनसीईआरटी क्वेश्चन में ये टॉपिक में भी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए यहां तक इस क्वेश्चन को खोज कर लाया हूं कि देखो, जब कुछ टॉपिक खत्म होता है एनसीईआरटी का, उसमें लिखा होता है आपने क्या सीखा, यानी कि पूरे टॉपिक का सार शॉर्ट में दिया होता है। तो वहां से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। रेलवे भर्ती बोर्ड ने लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, ये देखो स्पष्ट अक्षरों में एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, यूकेरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। यह कोशिकाओं के जीवन की प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ये देखो हूबहू छप गया क्वेश्चन। कौन होता है? केंद्रक। कौन होता है? केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मस्तिष्क में मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्रही से संवेदी आवेग की सूचनाओं को प्राप्त करता है? जो हमारे मस्तिष्क में जो मुख्य सोचने वाला जो भाग है वो कौन सा है जो ग्रही से संवेदी आवेग की सूचनाओं को प्राप्त करता है? कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। मैंने ये मानव मस्तिष्क का चित्र जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आपके लिए इस पीडीएफ में शामिल किया है। ये अग्र मस्तिष्क है, ये प्रम मस्तिष्क है, ये कपाल जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं, और ये मध्य मस्तिष्क है। इसमें देखो ये हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पश्चिम मस्तिष्क, मेडुला, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेरुरज्जु। आप इन सब के बारे में पढ़ें, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इन सब के बारे में पढ़ें। इतना पढ़ के जाओगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ये मानव मस्तिष्क के टॉपिक से शुरुआत, जहां से टॉपिक स्टार्ट होता है वहीं से क्वेश्चन इन्होंने बना लिया कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, इससे हमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जो जहां से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। ये दिया हुआ है। मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, जहां से हम ग्राही से संवेदी आवेग की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? यानी कौन सा जीव है जिनका प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है? तो इसमें क्या है? हाइड्रा का, जिसका प्रजनन मुकुलन के द्वारा। इसमें देखो लेशमानिया दिया हुआ है। लेशमानिया में प्रजनन क्षमता जो होता है वो पुनर्जनन की क्षमता कौन सी कोशिकाओं से होता है? द्विखंडन, यानी कि ये दो भागों में टूटता है। ये इसका क्रमांक दिया हुआ है, किस टाइप से ये लास्ट में जाकर दो भागों में टूटता है, तो इसे क्या होगा? द्विखंडन हो गया। हाइड्रा में कैसे होता है? मुकुलन के द्वारा, यानी कि इनमें एक उभार निकलता है, जो ये उभार निकलकर जब टूट जाता है तो ये नया जीव बन जाता है। तो इसे ये किस माध्यम से होता है? मुकुलन के द्वारा। तो मैंने लेशमानिया, हाइड्रा और अमीबा तीनों को चित्र सहित आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति से गतिमान वस्तु का उदाहरण है? हमें 4 एग्जाम्पल दिए हैं और इनमें पूछा है कौन सा है जो एक समान वृत्तीय गति करता है। तो एक समान, मानो ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ उपग्रह है, जो ये उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार यानी कि वृत्तीय गति में वृत्तीय गति करेगा। और बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए हैं इसमें वृत्तीय गति नहीं होगी। राजमार्ग पर सीधा, तो इसने सीधा बोल दिया, तो ये ऑप्शन सीधा करेक्ट, रॉन्ग हो गया। सीधी चलती हुई कार राजमार्ग पर, ये वृत्तीय गति नहीं है। फुटपाथ पर चलता व्यक्ति, ये भी वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। उड़ता हुआ पक्षी जो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी उड़ सकता है, तो हम इसे वृत्तीय गति में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन जो उपग्रह है ये हमेशा फिक्स पोजीशन पे रहता है और ये हमेशा वृत्तीय गति करता है। तो वृत्तीय गति का उदाहरण कौन सा हो गया? पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ते हैं? ये दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, हमें इसमें बताना है वाष्पीकरण पर, जो वाष्पीकरण होता है उस पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव है। तो मैंने ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था तब भी आपको इसका पूरा विवरण समझाया था, और सेकंड शिफ्ट में ये फिर वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें दिया हुआ है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। मानो एक गिलास है या पानी की बोतल है, हम अगर उसमें पानी रखेंगे तो ये कम वाष्पीकृत होगा, भाप बन के पानी कम उड़ेगा धूप की वजह से। और अगर हम इसे किसी प्याले में रखेंगे तो ये पानी ज़्यादा वाष्पीकृत होगा। एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुएं का पानी है, कुएं का जो ऊपर का मुंह होता है वो छोटा होता है, तो कुएं का पानी कम वाष्पीकृत होगा, तो इसके क्षेत्रफल कम है। और अगर यही पानी तालाब के रूप में पड़ा है या कहीं जहाँ इसका क्षेत्रफल बड़ा है वहाँ पड़ा है, तो ये ज़्यादा वाष्पीकृत होगा और बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने पर पानी के वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। और इसके कुछ जो प्रभाव हैं वो दिए हैं, जैसे सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर इसका वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान
अगर तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तो हम समझते हैं गर्मियों में ज़्यादा पानी वाष्पीकृत होगा, सर्दियों में कम तापमान होता है तो पानी के वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आर्द्रता, बारिश के समय या वायु में आर्द्रता होती है, तो अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो पानी के वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, और अगर आर्द्रता कम है, आर्द्रता अगर ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, और अगर आर्द्रता कम है, नमी कम है उसमें, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। वायु की गति, अगर वायु की गति ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पानी को वाष्पीकृत करेगी, अगर वायु की गति कम है तो वो कम पानी को वाष्पीकृत करेगी। तो आप एनसीईआरटी में इसके वाष्पीकरण की दर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं। क्वेश्चन, दावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो इसमें है Na2CO3 10H2O। क्या सूत्र है दावन सोडा का? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। Na2CO3 प्लस 10H2O मिलकर क्या बनाते हैं? यानी कि सोडियम कार्बोनेट और जल के 10 अणु। इनमें कभी कभी इस टाइप्स के भी क्वेश्चन बनते हैं कि धावन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु। कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं? धावन सोडा। Na2CO3.10H2O। और धावन सोडा के उपयोग ये आप एक बार देख लेना, इसके क्या क्या उपयोग हैं। ये जल की स्थायी कठोरता को हटाने में, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। तो इसके उपयोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए कि कार में व्यक्ति बैठा है और सरल रेखा में स्थिर वेग से गाड़ी चल रही है, और कार तेजी से बाईं ओर मुड़ती है। किस ओर? एक कार है जो सीधी रेखा में सरल गति से चल रही है और वो बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है। तो व्यक्ति किस दिशा में धक्का लगेगा? यानी व्यक्ति को किस दिशा में? जब आप बाईं ओर मुड़ेंगे तो अंदर कार के अंदर बैठे व्यक्ति को दाईं ओर धक्का लगेगा। कहाँ? दाईं ओर। और अगर मोड़ दाईं ओर होगा और कार अगर दाईं ओर घूम रही है तो व्यक्ति को बाईं ओर धक्का लगेगा। कहाँ लगेगा? ये दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर जैव नमनीकरण पदार्थ दो निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं या पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा पदार्थ जो गैर जैव निम्नीकरण है, जिसका अपघटन बहुत लंबे समय बाद होता है, या तो वे निष्क्रिय नहीं होते हैं, तो वो क्या करेंगे? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं उसके बारे में पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मुर्दा से बनी। अगर हम मुर्दा यानी रेत से बनी अगर कोई सामग्री है तो वह जल्दी अपघटित हो जाएगी। जैसे मिट्टी के बने बर्तन है तो वो जल्दी क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं और वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। वो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कागज है जो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं या वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, तो इससे क्या है? पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पौधे की पत्तियां हैं वो कुछ समय बाद सूखकर सड़ जाती हैं और खाद का रूप ले लेती है। किसका? खाद का। ये भी मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती या हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जो प्लास्टिक या पॉलीथीन की जो चीजें होती हैं उसका अपघटन, क्या अपघटन, बहुत मुश्किल से होता है और वो काफी समय तक हमारे पर्यावरण में बनी रहती है। क्या रहती है? पर्यावरण में बनी रहती है। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु या मूर्त जीवी द्वारा नहीं होता। प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता, ना तो उनका कोई जीवाणु करते हैं या जो मूर्त जीवी होते हैं वो नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई जीव मर गया तो उसका क्या हो जाएगा? अपघटन हो गया। या तो उसको कोई अन्य जानवर खा लेगा या जीवाणु उसको नष्ट कर देंगे। लेकिन प्लास्टिक या पॉलिथीन में ऐसा कोई नहीं होता और ये क्या करते हैं? लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जिससे क्या होता है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धातु पृथ्वी की भूपर्पट्टी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऐसी कौन सी धातु है जो भूपर्पट्टी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ऐसी कौन सी धातु है? सोना। कौन सी धातु है? सोना, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है और ये पृथ्वी की भूपर्पट्टी में पाई जाती है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कुछ धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। भूपर्पट्टी में क्या पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनमें इनके उदाहरण क्या है? गोल्ड, सोना, सिल्वर जिसे हम चांदी बोलते हैं, प्लेटिनम, कॉपर, ये क्या पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी रक्त अगर संयोजी उत्तक है, यहाँ इधर दिया रक्त है, संयोजी उत्तक है, तो अस्थिया क्या है? ये भी क्या है? संयोजी उत्तक है। ये भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया और सेकंड शिफ्ट में वापस रिपीट हो गया। क्वेश्चन सब रिपीट हुए हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है कि संयोजी उत्तक के कौन कौन से उदाहरण हैं? रक्त है, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, रक्त है, कणिकाएं हैं, रक्त कणिकाएं हैं, अस्थि है, उपास्थि है और एलुलर उत्तक है और वसा उत्तक है। ये क्या है? संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की? किसने की नाभिक की खोज? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नील्स बोर ने का किसमें योगदान है? क्वांटम सिद्धांत की खोज में। और जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। और जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधात्विक तत्व ब्रोमीन भौतिक अवस्था में पाया जाता है। अधात्विक तत्व है जो ब्रोमीन है, जो भौतिक अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसमें? द्रव अवस्था में। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है और कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातु हैं और जिसमें एक ब्रोमीन है वो ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो अधातुएं होती हैं या तो वे ठोस होती हैं और या वे गैस होती हैं। तो अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो अधातुएं होती हैं ठोस होती हैं वो कौन सी होती हैं और जो अधातुएं गैस में होती हैं वो कौन सी होती हैं। इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कौन थे? आइजैक न्यूटन। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम इन्होंने कांच के प्रिज्म का उपयोग करके वर्णक्रम प्राप्त किया। किसने? आइजैक न्यूटन ने। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आइजैक न्यूटन ने ही सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु का ग्राह्य मॉडल किसने विकसित किया? किसने किया? नील्स बोर ने। जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? नाभिक की। किसकी खोज की? नाभिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के द्रव्यमान को किस इकाई में व्यक्त करते हैं? एएमयू में। परमाणु द्रव्यमान इकाई किसमें व्यक्त करते हैं? एएमयू में। इकाई से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये 3 कथन दिए हुए हैं, हमें इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो गोलीय दर्पण में सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। फोकस कहाँ स्थित होता है? मुख्य अक्ष पर। फोकस कहाँ होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। और गोलीय दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? ये परावर्तन से गुजरने के बाद क्या हो जाती है? आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये भी हमारा राइट है। लेकिन जो तीसरा नंबर बिंदु है, जो मुख्य फोकस वह बिंदु है जहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती हैं, ये गलत है। तो हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन नंबर 3। ऊपर के जो कथन ए, कथन 2, ये दोनों राइट हैं। तीसरा कथन है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मशीन 4 सेकंड में 500 कार्य करती है तो उसका शक्ति निर्गत पावर आउटपुट कितना होगा? तो हमें क्या पूछा गया है? शक्ति पूछा गया है। शक्ति का फॉर्मूला क्या है? P बराबर W/T। क्या होता है? P बराबर W/T। W क्या है? कार्य है
और हम कितने समय में कर रहे हैं। तो जब हम समय का भाग कार्य में देंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी। क्या मिलेगा? शक्ति। तो हमें कार्य कितना दिया हुआ है? 500। समय हमेशा ध्यान रखना सेकंड में ही लेना है। कितना सेकंड दिया हुआ है? 4 सेकंड। जब हम 500 में 4 का भाग देंगे तो ये 125 प्राप्त होगा। तो हमारे पास पावर कितना होगा? 125 वॉट। वॉट क्या है? पी को हम किस में, शक्ति को हम किस में दर्शाते हैं? वॉट में। तो कभी कभार यहाँ क्वेश्चन में 125 तो दिया होगा, तो ये कभी 125 ऑप्शन में 125 जूल कर देंगे, कभी 125 वॉट कर देंगे, कभी 125 कुछ भी ऐसे इकाई बदल देंगे पीछे वाली, तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप इकाई को भी ध्यान रखें कि शक्ति को किस में निरूपित करते हैं? वॉट में। और इसी तरह हम इसके आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। ये आपके लिए पीडीएफ पूरी तैयार है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो, समय को ध्यान में रखते हुए हम 20 क्वेश्चन प्रत्येक दिन कर रहे हैं। तो इस शिफ्ट के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं हम उसको नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे। इसके 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑलरेडी फाइल तैयार है, मैं कल इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट रहा तो मैं बहुत जल्द एनसीईआरटी की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें एनसीईआरटी को पूरा पढ़ाऊँगा, जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।